अच्छा जी, तो जिस तरह हमारी एक पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, जिसमें डैशबोर्ड हमारा क्लियर हो चुका है और वेबसाइट भी हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, रोल बेस्ड लॉगिन भी कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने कैटेगरी को कंप्लीट कर लिया था, कैटेगरी का 2 पार्ट्स में। तो आज बेसिकली उस कैटेगरी को बनाने की जो वजह थी वो ये थी कि अब हम प्रोडक्ट्स जो ऐड करेंगे वो कैटेगरी के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है ई कॉमर्स की, उस ई कॉमर्स की वेबसाइट में हमारे पास कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास फ्रूट्स भी हैं और वेजिटेबल्स वगैरह भी हैं। तो हम उसी कैटेगरी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं और फिर बाद में हम इसी के हिसाब से सर्च सॉर्ट और फिल्टर भी करेंगे। तो कैटेगरीज तो ऐड कर लिए हैं, तो क्यों ना अब हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। वेबसाइट का भी काम नहीं है, वेबसाइट जब प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे तो हम फैच कराएंगे बाद में। तो अभी मैं इसको एडमिन से लॉग इन करता हूँ। मैं एडमिन के डैशबोर्ड पर आ गया हूँ। मेरा कैटेगरी का पेज ये रहा, जिसमें मेरा सारा काम चल रहा है। ये फ्रूट है, मैं अपडेट करके इसको फ्रूट्स कर देता हूँ। अपडेट पे क्लिक किया, मेरी कैटेगरी अपडेट हो गई। ये सारा सिंगल पेज पे काम चल रहा है जिस तरह हमने देखा था। अब बेसिकली हमें प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट में कैटेगरी तो मैनेज हो गई। अब हमें प्रोडक्ट्स को मैनेज करना है। किसको मैनेज करना है? प्रोडक्ट्स को। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कोड पे आएंगे। और कोड पे आने के बाद हम सिंपल, एक सेकेंड, इसको ओपन कर लेते हैं अपने कोड को। ये मैंने इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया। जैम मेरा ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, जो चीजें थी उन सबको बंद कर देते हैं और यहाँ पे इसको भी कोलैप्स कर देते हैं। अच्छा, ये सारा मेरे वेबसाइट है। तो अब मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद सबसे पहली जो चीज मुझे करनी है वो ये है कि मुझे अपना साइड बार बनाना है, ताकि मैं पेज बना सकूं और क्रिएट करके उस पर काम कर सकूं। साइड बार में लिंक क्रिएट करने के लिए मैं अपने कंपोनेंट में चले जाऊंगा, साइड बार में। और साइड बार में मेरे पास यहाँ पे एक कैटेगरी का जो एल आई है, उस एल आई को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ 2 बार। जिसमें एक होगा प्रोडक्ट्स का एल आई और एक होगा एड प्रोडक्ट्स का एल आई। सही है, 2 लिंक्स बनाऊंगा मैं, प्रोडक्ट्स का भी और एक एड प्रोडक्ट्स का भी। सही है, तो मैं पहला वाला बना रहा हूँ प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स डॉट पी एच पी, मैं यही फाइल का नाम रखूंगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है। और यहाँ पे मैं जो दूसरा लिंक बनाऊंगा वो बनाऊंगा एड प्रोडक्ट्स का डॉट पीएचपी। और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ एट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दोनों लिंक्स बन चुके हैं। चेक करते हैं क्या वो चीज़ यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। रिफ्रेश करते हैं तो देखो मेरे पास दोनों लिंक्स आ चुके हैं, लेकिन अभी वो किसी लिंक पे जाएंगे नहीं, कि ऐसी कोई यूआरएल मौजूद नहीं है। तो आपने पेजेस बना लेते हो। तो मेरे पास यहाँ पे एक सैम्पल पेज है जिसको मैं बार बार यूज करके अपने पेजेस क्रिएट करूंगा। सैम्पल पेज पे आते हैं। अच्छा, इनके जो पेजेस हैं, इस सैम्पल पेज को मैं पहले से सेट कर लेता हूँ, ताकि जब भी मुझे बाद में यूज करने की जरूरत पड़े तो इसमें मुझे बार बार चेंजेस ना करनी पड़े। तो मैं इसके अंदर पहले इंक्लूड करा लूंगा एक। जो मुझे पहली जो चीज इंक्लूड करानी है वो है मेरी कनेक्शन, जो कि कंपोनेंट्स के अंदर है। कंपोनेंट स्लैश कनेक्शन डॉट पी। और इसके साथ यही पीएचपी को मैं यहाँ पे आके कॉपी करूंगा अपने साइड बार में। साइड बार को हटाया, कंपोनेंट्स डॉट पीएचपी को ऐड किया। और यहाँ पर मैं अपने साइड बार डॉट पीएचपी को सेट कर दूंगा। साइट, अच्छा, हमारे वो बेसिकली लिंक नहीं आ रहे थे तो मैं उससे परेशान होता, लेकिन लिंक का इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कर देते हैं साइड बार डॉट पीएचपी। और यहाँ पे नीचे मेरे पास हेडर है, तो हेडर को भी बंद करेंगे। और हेडर की मैं कर देंगे हम हेडर डॉट पीएचपी, ताकि हमारे पास जो हेडर और साइड बार है दोनों आ जाएं। अब मैं इस पेज को कॉपी पेस्ट करता हूँ और एक फाइल बना देता हूँ प्रोडक्ट्स के नाम से। किस नाम से? प्रोडक्ट्स के नाम से। अच्छा, मैंने लिंक में साइड बार में जो लिंक दिया है वो प्रोडक्ट्स का पी बड़ा रखा है, तो मैं इस प्रोडक्ट के पी को छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स का पेज बन चुका है। चेक करते हैं, यहाँ पे बैक आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं प्रोडक्ट के पेज पे रिडायरेक्ट हो गया और ये प्रोडक्ट्स का ही पेज है। अब मैं यहाँ पे इसके टाइटल को चेंज कर लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट्स। ठीक है, साइड बार और लिंक्स वगैरह सही आ रहे हैं। ये मेरे पास हेडिंग आ जाएगी प्रोडक्ट्स की। ठीक है, इसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे टेबल आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। टेबल डॉट टेबल में, यानी क्लास में भी टेबल लिखा हुआ है, उसके अंदर एक टी हेड हो, उसके अंदर एक टी आर हो और उसके अंदर टी एच हो। टी एच कितने चाहिए मुझे, अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ कि मुझे कितने प्रोडक्ट्स की जरूरत है। तो अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करूँ, यहाँ पे अगर मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूँ तो मुझे प्रोडक्ट्स के लिए एक प्रोडक्ट आईडी, देन नेम, डिस्क्रिप्शन,
प्राइस, और प्राइस के बाद कैटेगरी और इमेज, यानी 6 चीजें हैं जो मुझे चाहिए। 6 चीजें जो मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं जो टेबल बनाऊंगा वो भी 6 ऑप्शंस के साथ, यानी 6 कॉलम्स का टेबल बनाऊंगा। तो मल्टीप्लाई बाय 6, एंटर किया, आ गया मेरे पास। पहली चीज जो है वो मेरी आईडी है प्रोडक्ट की, जो शो होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं इमेज यहाँ पे शो कराऊंगा एक शॉर्ट थंबनेल के टाइप पे, ये शॉर्ट थंबनेल के हिसाब से यहाँ पे एक इमेज शो। फिर देन मेरा प्रोडक्ट का नेम, मेरी प्रोडक्ट की कैटेगरी, ठीक है। देन फिर मेरे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी के साथ आ जाएगा प्राइस, एंड लास्ट में डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे टेबल बन चुका है। इस टेबल में फैच कराने का काम हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इंसर्ट कराने की काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊंगा जो कि ऐड प्रोडक्ट का होगा। मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, एक डिव लेता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ, और जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं बिटवीन, और अलाइन आइटम कर देते हैं इसमें सेंटर। सही है, अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर। मैंने यहाँ पे एक H5 ले लिया और एक एंकर का टैग लूंगा, जिसमें href रखूंगा मैं एट प्रोडक्ट्स डॉट php। उसके अंदर लिखूंगा एट प्लस, और इसके अंदर एक क्लास लगा दूंगा मैं btn, btn प्राइमरी, या btn इन्फो भी कर सकते हैं, इन्फो भी एक अच्छा कलर है इसके अंदर। रिफ्रेश करते हैं तो देखो मेरे पास टेबल भी बना हुआ आ गया, एक स्ट्रक्चर, और एक ऐड का बटन भी बना हुआ आ गया। ऐड पर क्लिक करता हूं तो अभी मैंने ऐड प्रोडक्ट का कोई भी पेज नहीं बनाया है। तो अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, दोबारा सैंपल पेज पे आता हूँ और इसकी कॉपी बनाता हूँ एक, क्योंकि इसके अंदर मैं हेडर और साइड बार दोनों ही चेंज कर चुका हूँ। अब इसकी मैंने कॉपी बनाई और उसका नाम चेंज कर दूंगा एट प्रोडक्ट्स डॉट पी एच पी। ठीक है, एट प्रोडक्ट्स डॉट पी एच पी, जो लिंक में मैंने नाम रखा है वही रखा है मैंने पेज का नाम। अब इसके अंदर दोबारा से चेंजेस करते हैं, यहाँ पे मैं टाइटल को चेंज कर देता हूँ एट प्रोडक्ट। यहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद सैंपल पेज की जगह मैं यहाँ पे रख दूंगा एट प्रोडक्ट्स। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे शुरू हो जाएगा फॉर्म, मेरे पास यहाँ पे शुरू हो जाएगा फॉर्म। तो मैंने फॉर्म स्टार्ट किया, जिसका जो मेथड है वो पोस्ट है, और इसके अंदर मैं इमेज भी अपलोड करवाऊंगा। इसके अंदर मैं एक इमेज भी अपलोड करवाऊंगा। तो इमेज अपलोड करवाने के लिए मुझे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और लगाना है, इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इमेज अपलोडिंग का मैंने बकायदा एक अलग से पूरा समझाया हुआ है एक वीडियो में, तो आप उसको भी देख सकते हो। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, एक्शन की मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने इस एक्शन को हटा दिया। अब मैं अपने फॉर्म की फील्ड्स बना लेता हूँ, जो कि किस तरह बनेंगी। मैं यहाँ पे पहले लेबल बनाता हूँ। लेबल पहली चीज जो है वो है मेरे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट नेम। इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक क्लास ले ली जो कि है फॉर्म लेबल, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, और इसको फॉर में मैं पी नेम के साथ जोड़ देता हूँ, यानी प्रोडक्ट नेम के साथ। और फिर मैं एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ जिसकी टाइप में रखता हूँ टेक्स्ट, और क्लास रख देते हैं इसकी फॉर्म कंट्रोल। सही है, टाइप टेक्स्ट फॉर्म कंट्रोल आ चुका है। नेम में इसका रखते हैं पी नेम, यानी प्रोडक्ट नेम। आईडी भी पी नेम से ही रखूंगा, क्योंकि मुझे इसमें इस लेबल के साथ कनेक्शन करवाना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरे पास पेज की एक्सटेंशन में डबल डॉट पीएचपी आ गया, तो मैं यहाँ पे सिंपल F2 करता हूँ और डॉट पीएचपी के एक सिंगल वाले को मिटा देता हूँ, ताकि जब इस पे जाए तो आ सके। चेक करने के लिए देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास देखो ये पेज आ रहा है, और इसमें प्रोडक्ट नेम की एक फील्ड बन के आ गई है। आप चाहो तो इसको रॉ और कॉलम में भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आप कॉल 6 और कॉल 12 का इस्तेमाल करके इसको बीच में से हाफ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, इंटर प्रोडक्ट नेम, इंटर प्रोडक्ट नेम। अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, मैं इसमें रॉ कॉलम बना ही देते हैं। मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, एक रॉ ली मैंने। सही है, उस रॉ के अंदर मैंने एक कॉल MD6 लिया, यानी मीडियम जब तक रहे, जब तक 6 रहे। अगर इससे ज्यादा छोटा हो तो ये पूरे 12 पर आ जाए, और इसके अंदर अपने लेबल को रख दिया। रिफ्रेश किया तो देखिए मेरे पास हाफ पर आ गया ये। जब दूसरा मैं डिफ लूंगा MD6 की, तो ये फिर दूसरे हाफ पर दूसरी चीज आएगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट नेम आ गया है, तो प्रोडक्ट नेम के साथ में मैं रखना चाहता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी। ये आपके ऊपर है, आप कौन सी चीज रखते हो।
तो मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, नेम, आईडी और फॉर को, और इसको कर देते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे भी कर देते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड नहीं बल्कि एक सेलेक्ट की फील्ड रखूंगा जिसमें प्रोडक्ट्स कैटेगरीज जो है वो ऑटो फिल हो रही होंगी। ये काम अभी बाद में करते हैं, पहले हम अपने फॉर्म को मुकम्मल कर लेते हैं। इसके बाद मेरे पास आ जाता है दूसरा, कि मेरे पास तीसरी जो चीज होगी वो होगी प्राइस। यहाँ पे अगर हम वेबसाइट में देखें तो हमारे पास फिर नेम हो गया है, कैटेगरी हो गई है, फिर हम इसकी प्राइस कर लेते हैं, देन डिस्क्रिप्शन कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में इमेज। सही है, तो अब हमारे पास प्राइस आ जाएगा। प्राइस के लिए मैं यहाँ पे दोबारा फॉर को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी के साथ तीनों जगह एक साथ सेलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने कर दिया प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, और टाइप हो गया यहाँ पे नंबर। टाइप यहाँ पे नंबर हो गया। अच्छा, इंटर प्रोडक्ट नेम यहाँ पे है तो इधर कैटेगरी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा प्रोडक्ट प्राइस। इसके बाद फिर एक और डिफ जो बेसिकली मेरे पास डिस्क्रिप्शन की होगी, जो मेरे पास डिस्क्रिप्शन के लिए होगी। या तो आप एक काम कर सकते हो कि आप पहले इमेज की बना लो डिस्क्रिप्शन की, उसके नीचे फुल 12 की बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट इमेज कर देते हैं, टाइप इसकी फाइल कर देते हैं। फाइल में प्लेस होल्डर की हमें ज़रूरत नहीं है। सही है, और इसकी जो फॉर नेम और आईडी है इसको भी पी इमेज कर देते हैं। ठीक है, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखो मेरे पास बाकी चीज़ें आ रही हैं। अब मैं इनपुट फील्ड जो है जितनी भी फॉर्म कंट्रोल की क्लासेस जो हैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, इनके साथ एक और क्लास ऐड कर देता हूँ MB3 यानी मार्जिन बॉटम 3। रिफ्रेश करते हैं ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए। लास्ट वाली जो फील्ड है उसमें बेसिकली क्या करूंगा, एक पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट एरिया बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक और डिफ लेता हूँ, और इसको कॉल MD6 की जगह मैं इसको कर देता हूँ कॉल 12। सही है, ये मेरी डिस्क्रिप्शन है। तो मैं इसको कर देता हूँ DAESC प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सही है, और इस इनपुट फील्ड को हटाकर मैं यहाँ पे रख देता हूँ टेक्स्ट एरिया। इसका नेम होगा PDSC पोस्ट वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यही चीज मेरा आईडी भी होगी, और इसके साथ मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, और साथ में MB3, और रॉस दे देते हैं इसको कुछ 4। रिफ्रेश करते हैं तो देखें 4 रॉ का एक डिस्क्रिप्शन आ गया। इधर आप प्लेस होल्डर भी लिखना चाहो तो प्लेस होल्डर भी लिख सकते हो, प्लेस होल्डर इंटर डिस्क्रिप्शन हेयर। यूआई आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इसको कितना अच्छा बना सकते हो, आप उतना अच्छा इसको कर लो। सही है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए, तो मैं एक बटन ले लेता हूँ। मेरे पास है सबमिट का बटन, तो एक इनपुट फील्ड ली मैंने। सही है, टेक्स्ट नहीं, सबमिट होगी वो, सबमिट। इसकी क्लास में हम कर देते हैं फॉर्म कंट्रोल BTN BTN Info। सही है, सबमिट का एक बड़ा सा बटन आ गया। आप सक्सेस भी रखना चाहो तो सक्सेस भी रख सकते हो, थीम के ऊपर है कि आप कौन सी थीम लेते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन्फो कर दिया। अगर आप प्राइमरी रखना चाहो तो प्राइमरी रख दो, तो वो भी ज्यादा बेहतर है क्योंकि हर जगह ब्लू कलर चल रहा है। सही है, सबमिट का मेरे पास बटन आ गया है, फॉर्म मेरा कंप्लीट हो चुका है, सब जगह नेम आ गया। अब बस मुझे जो चेंजेस करनी है वो इस इनपुट फील्ड में करनी है जिसमें कैटेगरीज आनी है। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस इनपुट फील्ड को हटाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ एक सेलेक्ट। सेलेक्ट में नेम में यही नेम रखूंगा जो मैंने फॉर्म में रखा है। सही है, नेम भी यही है, आईडी भी यही है। ठीक है, इसके अंदर भी क्लास ऐड कर देते हैं किस चीज की, फॉर्म कंट्रोल MB3। अब इस सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट होगा सेलेक्ट कैटेगरी का, पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट होगा सेलेक्ट कैटेगरी। रिफ्रेश करते हैं तो देखो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, क्लिक करने पे सेलेक्ट कैटेगरी आ रहा है। अब इसमें जो भी ऑप्शंस होंगे वो इसके नीचे आने चाहिए। अब इसके नीचे के जो ऑप्शंस हैं, ये चीज ये चीज मेरे पास बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए, किससे, मेरे कैटेगरी के टेबल से। यहां तक तो मेरा काम यूआई का हो गया। अब मेरा काम शुरू हो रहा है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का, यानी PHP का, जिसमें मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये करूंगा कि मेरे जितनी भी कैटेगरीज हैं वो डायरेक्टली यानी पेज के लोड होते ही सारे फैच हो जाएंगी मेरे इस ऑप्शंस में, सारी फैच हो जाएंगी मेरे इस ऑप्शन में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे सिंपल एक बहुत
छोटा सा फंक्शन है इस चीज को लेने के लिए, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड देखे करवा चुका हूं मैं जिसको अपने कनेक्शन को, और याद रहे कनेक्शन के अंदर मेरा सेशन भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कमेंट करता हूं, फॉर फैचिंग कैटेगरीज, फॉर फैचिंग कैटेगरीज। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने स्टेटमेंट को स्टार्ट करूंगा, स्टेटमेंट इक्वल्स टू डॉलर कनेक्शन एरो प्रिपेयर, अपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट। इसके अंदर मुझे अपनी क्यूरी लिखनी है, जो क्यूरी मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ भाई सेलेक्ट, जो कॉलम्स मुझे चाहिए वो कॉलम्स के नाम लिख दूंगा। मुझे चाहिए एक कैट आईडी, कॉमा दूसरी चीज चाहिए मुझे कैट नेम, जो मेरे कॉलम्स के नाम थे। टीबीएल कैटेगरी में जो कॉलम्स के नाम थे वो कॉलम्स के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, अच्छा यहाँ पे जो एरर आ रहा है उसको हटा देते हैं टर्मिनेटर लगाकर। अब वापस आते हैं, फ्रॉम टीपीएल कैटेगरी, फ्रॉम टीबीएल कैटेगरी। मेरी क्यूरी हो गई मुकम्मल। यहाँ पे मुझे पैरम ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई वेयर की क्लॉज नहीं लगा रहा, ना मैं कोई यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। अब बस क्या होगा कि डॉलर एस टी एम टी जो है, डॉलर एस टी एम टी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या हो गया, वो एग्जीक्यूट हो गया। अब इस लाइन के बाद क्या हुआ, डॉलर एस टी एम टी के पास ये दोनों कॉलम्स आ गए, ये दोनों कॉलम्स मेरे टेबल से उठे और इस स्टेटमेंट के पास आ गए। अब मैं स्टेटमेंट को बोलूंगा कि भाई ये जो मेरे कॉलम्स आ रहे हैं ना, इसके रिजल्ट को क्या कर लो, बाइंड कर लो। इस रिजल्ट को क्या कर लो, बाइंड कर लो। मेरे पास दो कॉलम्स हैं, तो मैं इसको बाइंड करने के लिए भी दो वेरिएबल दूंगा। बाइंड करने के लिए क्या दूंगा, दो वेरिएबल। सही है, पहला दे देता हूं मैं कैट आईडी के नाम से, और दूसरा दे देता हूं डॉलर कैट नेम के नाम से। मैंने इसको दो वेरिएबल्स दे दिए कि भाई जो भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को क्या कर लो, इसके अंदर बाइंड कर लो। अब वो रॉ वाइज हर रॉ का आईडी और नेम इन दो वेरिएबल में आके क्या होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा। अब मैं अगर स्टेटमेंट को यहीं से ही छोड़ता हूं और इस आईडी को डायरेक्टली कहां यूज करता हूं, मेरे सेलेक्ट के अंदर, तो मुझे स्टेटमेंट ओपन रखनी पड़ेगी, मुझे स्टेटमेंट ओपन रखनी पड़ेगी। और यही इशू आया था हमारे कैटेगरी को जब हम ऐड करा रहे थे, कि जब मैं फैच करवा रहा था उसको अपने टेबल के अंदर, तो स्टेटमेंट को ऐड ओपन रखना पड़ रहा था। तो ओपन रखने की वजह से मैं इसके नीचे कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। तो इसका एक और तरीका भी है कि आप जो भी डेटा आ रहा है उसको एक एरे में स्टोर करवा दो और स्टेटमेंट को कर दो क्लोज। आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप उस एरे को कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक सबसे टॉप पर एक एरे जनरेट करूंगा, और एरे का नाम रख देता हूँ डॉलर कैटेगरी इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, कि भाई मैंने एक वेरिएबल जनरेट किया जिसका नाम क्या है, एरे। कैटेगरी है और वो एक क्या है, एरे। अब मैं इस एरे के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है वो स्टोर कराऊंगा, जो रिजल्ट आ रहा है वो स्टोर कराऊंगा। और बाइंड पैरम से काम नहीं चलता, बल्कि जब बाइंड पैरम में कर दूं कि मैंने इसको ये समझा दिया कि जो रिजल्ट है उसको इन दो वेरिएबल में रखना है, तो फिर मुझे उसको फैच भी करना होगा। मैंने इसको ये तो बता दिया कहाँ रखना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप बुला लो, यानी डेटा को बुला के इसके अंदर रख दो। उसके लिए क्या है, डॉलर एस टी एम टी फैच, सॉरी इफ में नहीं रखूंगा मैं रखूंगा इसको वाइल में, कि बेसिकली मेरे पास एक डेटा तो है नहीं, एक रॉ तो है नहीं, मेरे पास मल्टीपल रॉ है। तो मैं लूप के हिसाब से अपने डेटा को इस कैटेगरी के एरे में स्टोर करता रहूंगा। सही है, लूप के हिसाब से होगा। तो जब भी मैंने वाइल लूप लगाया कि जब ये फैच हो, अब फैच में जितना भी डेटा आएगा तो उतनी दफा ये लूप चलेगा, जितना भी डेटा आएगा उतनी दफा ये लूप चलेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं डॉलर कैटेगरी जो मैंने एरे बनाया था स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एसोसिएटिव एरे, जिसमें की और वैल्यू देनी होती है, जिसमें की और वैल्यू देनी होती है। मैंने यहाँ पे पहले की दी कैट आईडी, सही है, मैंने यहाँ पे की दे दी। वैल्यू देने के लिए एरो, एसोसिएटिव एरे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कैट आईडी एरो। अब मुझे वो वैल्यू देनी, जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ है, डॉलर कैट आईडी में। ये रहा मेरा जो जिस वेरिएबल मैंने डेटा रखवाया है, जो डेटा मैंने जिस वेरिएबल में रखवाया है वो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिख दिया, कैट आईडी के अंदर कैट आईडी आएगी। पहली वैल्यू आ गई, कॉमा। अब दूसरी की, यानी कैट नेम, और इसके भी एरो के साथ मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिख दूंगा, यानी डॉलर कैट
नेम। होगा क्या कि बेसिकली ये जो कैटेगरी है मल्टी डायमेंशनल एरे, कैटेगरी जो है मल्टी डायमेंशनल एरे है, यानी ये हर एक इंडेक्स क्रिएट करेगा और उस इंडेक्स में एक एसोसिएटिव एरे क्रिएट करता रहेगा। मल्टी डायमेंशनल एरे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो एक इंडेक्स, हर इंडेक्स के अंदर एक एसोसिएटिव एरे आएगा, तो इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहते हैं कि इसके अंदर दो टाइप्स के एरे एक साथ इस्तेमाल हो रही है। इंडेक्स एरे यानी 0 1 2 3, और हर 0, हर 1, हर 2 के अंदर एसोसिएटिव एरे होगा, यानी की और वैल्यू के अंदर डेटा फीड होगा, यानी हर रो का अपना इंडेक्स बनेगा। हर रो का अपना इंडेक्स बनेगा, उसके अंदर एक आईडी और एक वैल्यू सेव होती रहेगी। तो यहां पे मेरा काम हो गया मुकम्मल। जब मेरा वाइल लूप से सारी डेटा इस कैटेगरी में चला गया, तो अब मुझे जब भी इस कैटेगरी का यूज करना होगा तो मैं इस वेरिएबल को बुला के कर सकता हूं। अब मुझे स्टेटमेंट को ऑन रखने की जरूरत नहीं है, तो मैं स्टेटमेंट को कर दूंगा stmt क्लोज। मैं स्टेटमेंट को कर दूंगा क्लोज, कि भाई स्टेटमेंट जो मैंने प्रिपेयर करी थी उसका काम मेरे पास खत्म हो गया है, मैंने उसको कर दिया क्लोज। अब चलें इस कैटेगरी को अपने पास प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट कराने के लिए मैं वापस आऊंगा अपने कैटेगरीज में, पहले वाले ऑप्शन के नीचे आया, मैंने पीएचपी का सिंटैक्स ओपन किया, क्लोज किया। इसके अंदर मैंने यहाँ पर फॉर ईच लूप स्टार्ट किया। फॉर ईच लूप में डॉलर कैटेगरी जो मेरे पास मल्टी डायमेंशनल एरे है, होवर करके अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि ये एरे है जिसके अंदर कैट आईडी और कैट नेम की दो कीज बनी। सही है। एज डॉलर कैट, मुझे एक वेरिएबल देना होता है ताकि हर इंडेक्स इसके अंदर आके स्टोर होता रहे। कर्ली ब्रैकेट एंटर करते हैं। अब मैं यहाँ पे एको करूंगा। सही है। एको के अंदर मैं इस ऑप्शन को क्या कर दूंगा, प्रिंट। वैल्यू के इन्वर्टेड कॉमा को मैं चेंज कर दूंगा सिंगल कोटेशन में। एरर खत्म। अब ऑप्शन में जो चीज शो होनी है वो टैग के बीच में लिखते हो, और जो डेटाबेस में जानी है वो आप लिखते हो वैल्यू में। तो डेटाबेस में जाने के लिए मुझे आईडी चाहिए, क्योंकि मैं डेटाबेस में आईडी लेके जाऊंगा। और यूजर को दिखाने के लिए यानी एडमिन को दिखाने के लिए मुझे कैटेगरी का नाम चाहिए। तो नाम को मैं प्रिंट करूंगा ऑप्शंस के बीच में, यानी डॉलर कैट मेरा वेरिएबल, स्क्वायर ब्रैकेट्स और मेरी की का नाम यानी कैट नेम। ठीक है। और वैल्यू में डॉलर कैट स्क्वायर ब्रैकेट्स कैट आईडी। मेरी आईडी अब वैल्यू में प्रिंट होगी और नेम मेरा ऑप्शन में प्रिंट होगा। क्लियर है। चलिए मैं चेक करते हैं क्या ऐसा हो भी रहा है या नहीं। रिफ्रेश करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ मेरे पास टोटल कैटेगरीज अभी कितनी है, दो हैं। तो ऐड प्रोडक्ट्स में आके देखते हैं दोनों कैटेगरीज आ रही हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल। चलें एक कैटेगरी और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड पर आते हैं, मैं एक कैटेगरी और ऐड कर लेता हूँ, लाइक बेवरेजेस। मैंने यहाँ पे ऐड किया, कैटेगरी मैंने यहाँ ऐड करी है। ऐड प्रोडक्ट्स में आता हूँ, कैटेगरी को ओपन करता हूँ, देखो वो डायनेमिकली मेरे ऑप्शन को पॉपुलेट कर रहा है मेरे टेबल से। ये मैंने लिंक कहाँ करा दिया, मैंने अपने कैटेगरी वाले टेबल से। अब जब भी मुझे अपने स्टोर में कोई कैटेगरी ऐड करनी होगी, मैं कैटेगरी में जाके ऐड करूंगा, और जब मैं प्रोडक्ट्स ऐड करने आऊंगा तो वो कैटेगरी मुझे यहाँ पे शो होगी, और मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे काम करना है अपना इंसर्ट का, मुझे इंसर्ट का काम करना है। तो पहला सवाल ये है कि इंसर्ट करने के लिए मैंने अभी टेबल बनाया है, नहीं बनाया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेबल को क्रिएट करेंगे। तो यहां पर आते हैं, यहाँ पे मेरे पास टीबीएल कैटेगरी और टीबीएल यूजर के दो टेबल क्रिएट है। एक टेबल और बनाएंगे टीबीएल प्रोडक्ट्स के नाम से। टीबीएल प्रोडक्ट्स के नाम से कॉलम्स हमने गिने थे 6 थे, तो हम 6 कॉलम्स ले लेंगे। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक है आईडी। ठीक है। देन फिर हमारे पास है पी नेम यानी प्रोडक्ट नेम, पी प्राइस यानी प्रोडक्ट प्राइस, पी डिस्क्रिप्शन यानी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, पी इमेज यानी प्रोडक्ट इमेज, और कैट आईडी यानी कैटेगरी की आईडी, जो कि इस कॉलम को मैं फॉरेन की से कनेक्ट कराऊंगा। किससे, टीबीएल कैटेगरी से। फॉरेन की हम लोग माइस्क्वेल की सीरीज में पढ़ चुके हैं कि हम फॉरेन की किस तरह अपने टेबल में लगाते हैं और वो टेबल किस तरह दूसरे टेबल से कनेक्ट हो जाता है, और उधर हमें आईडी ही चाहिए होती है। और अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पर अपने कोड में ऑप्शंस के अंदर वैल्यू जो जा रही है वो आईडी को ही प्रिंट करवाया है, ताकि ये आईडी को मैं इस कॉलम में ऐड करा सकूं, और ये आईडी अपने टीबीएल कैटेगरी से रेफरेंस लेकर उसके साथ ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके टाइप्स चेंज कर लेता हूँ। आईडी तो टाइप इंटीजर ही रहेगी, उसको मैं कर देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट। पी ने मेरा वार 4 है जिसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 100 की। प्राइस इंटीजर ही रखूंगा, या आप डेसिमल भी रख सकते हो,
मैं इसको डेसिमल रख लेता हूँ, ताकि इसके अंदर अगर पॉइंट्स की वैल्यू भी अगर आपको ऐड करनी हो तो पॉइंट की वैल्यू भी ऐड हो सके। फिर डिस्क्रिप्शन को मैं कर देता हूँ वारचा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बड़ी हो सकती है तो मैं इसको कर देता हूँ 200 कैरेक्टर्स, या अगर आप 500 रखना चाहो तो 500 भी रख सकते हो। इट्स ऑल अपॉन यू। पी इमेज, वैसे पता सिर्फ मेरे पास इसमें नेम आना है इमेज का, कोई इमेज नहीं आनी है, तो मैं इसको 50 भी रखूंगा तो इनफ है। ठीक है। और लास्ट में मेरे पास कैट आईडी जो इंटीजर रहेगी, फॉरेन की मैं यहां से नहीं लगा सकता, तो फॉरेन की मुझे क्यूरी के थ्रू लगानी होगी। ठीक है। मेरे बाकी सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सेव। चीज सेव हो चुकी है, प्राइमरी की लग के आ चुकी है, ऑटो इंक्रीमेंट है, बस मुझे कैट आईडी में अभी अपनी फॉरेन की लगानी है। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल में आता हूँ और अपनी क्यूरी लिखता हूँ कि भाई ऑल्टर टेबल टीबीएल प्रोडक्ट्स एट कांस्टेंट, क्योंकि मेरा जो फॉरेन की है वो एक कांस्टेंट है। अब मैं कांस्टेंट जब ऐड करता हूँ तो मुझे उसको कोई की का नाम देना होता है, तो एफ के कैट आईडी, फॉरेन की का नाम मैंने क्या दे दिया, एफ के कैट आईडी। अब मैं इसको बताऊंगा कौन सी की लगानी है, फॉरेन की लगानी है, किस कॉलम पे लगानी है, कैट आईडी के कॉलम में लगानी है जो कि मेरे इसी टेबल में। अब मुझे बताना है ये कनेक्ट कौन से टेबल से करनी है, तो रेफरेंस टीबीएल कैटेगरी के कैट आईडी से कनेक्ट करना है। टीबीएल कैटेगरी के कैट आईडी से कनेक्ट करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर करूंगा क्यूरी मेरी चल जाएगी। स्ट्रक्चर में जाके देखता हूं तो देखो कैट आईडी में फॉरेन की लग गई, और यहाँ पे देखें इंडेक्स में मेरे पास फॉरेन की एक की भी बन के आ गई है। तो मेरा टेबल बन चुका है। अब आ जाते हैं अपने कोड की तरफ, जिसमें मैं अपना इंसर्ट का काम करूंगा। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे सबमिट है, और सबमिट के साथ यहाँ पे मेरे पास फॉर्म में पोस्ट का मेथड भी लगा हुआ है, इंक्रिप्शन टाइप भी लगी हुई है। तो सबसे टॉप पर आ जाते हैं। आप अपना काम टॉप पे करो तो भी सही है, नीचे करो तब भी सही है। अब मैं यहां पर आता हूं नीचे, मैं करता हूं फॉर इंसर्ट प्रोडक्ट्स डेटा, फॉर इंसर्ट प्रोडक्ट्स डेटा। अब मैं यहां पे काम शुरू करता हूं, तो सबसे पहले एफ $_सर्वर के अंदर अगर रिक्वेस्ट मेथड जो है वो पोस्ट है, वो रिक्वेस्ट मेथड क्या है, पोस्ट है। और एंड $_पोस्ट के अंदर की जो है, अब मैंने इसमें सबमिट की कोई की बनाई है, सबमिट के बटन की नहीं, यहाँ पे मैंने नेम नहीं लिखा, मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ सबमिट का। तो सबमिट की जो है वो सेट हुई हुई है नहीं, तो मैं इसको पूरा बिठा के इस सेट के मेथड के अंदर रखूंगा। इफ का क्या काम है कि रिक्वेस्ट मेथड चेक करेगा कि वो पोस्ट है और सबमिट की सेट हुई हुई है। तब तब क्या करना है इसको, तब सिंपल सा काम करना है इसको कि भाई मेरे पहले तो चारों चीजों को ले आओ, मेरे चारों जो वैल्यूज हैं उनको ले आओ। अब आप बोलोगे चार नहीं, हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन कैटेगरी और पांचवी इमेज। इमेज का काम हम इसके बाद करेंगे, पहले चार वैल्यूज, क्योंकि वो चारों वैल्यू सीधी सीधी आनी है, चार वैल्यू सीधी सीधी आनी है। तो मैं यहाँ पे चार वेरिएबल बनाऊंगा। डॉलर पी नेम इक्वल्स टू $_पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोटेशन, पी नेम ही रखा है मैंने इसकी की का नाम। चार वेरिएबल्स ले लिए। पी नेम के बाद पी कैटेगरी, फिर उसके बाद पी प्राइस। अच्छा, लाइन से करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं सोचेगा कि मैं लाइन से करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, आप आगे पीछे कर सकते हो। फिर आपके पास डिस्क्रिप्शन आ गया, पी डिस्क्रिप्शन। और ये चार वैल्यूज हो गई मेरी जो सीधी सीधी आ रही, जो मेरे इनपुट फील्ड से सीधी सीधी आ रही हैं। अब मैं काम करूंगा फॉर इमेज अपलोडिंग, फॉर इमेज अपलोडिंग। तो अपने डैशबोर्ड के अंदर एसेट्स का फोल्डर है, एसेट्स के अंदर इमेजेस का फोल्डर है, और इमेजेस के अंदर लो इत्तेफाक से प्रोडक्ट्स का फोल्डर बना हुआ है। अगर नहीं बना होता तो मैं प्रोडक्ट्स का एक फोल्डर बनाता कि भाई जो भी इमेज अपलोड हो, जो भी इमेज अपलोड हो वो कौन से फोल्डर में जाए, इस प्रोडक्ट्स के फोल्डर में चाहिए। वो प्रोडक्ट्स का फोल्डर इमेजेस के फोल्डर में होना चाहिए, और इमेजेस का फोल्डर एसेट्स के फोल्डर में होना चाहिए। तो मैंने जो डैशबोर्ड की थीम डाउनलोड करी हुई है उसके अंदर ये ऑलरेडी डायरेक्टरीज बनी हुई है, तो बस मुझे इसको जगह बतानी है। तो भाई इमेज अपलोड करने के लिए सबसे पहले मुझे दो चीजें चाहिए, एक अपने इमेज का नाम,
जो इमेज अपलोड हो रही है, और दूसरा उसका टीएमपी नेम, यानी टेम्परेरी नेम, यानी उसका वो जगह जहां पे वो चीज अभी अपलोड हुई है एज अ टेम्परेरी तौर पर। सही है, तो मैं ये दोनों चीजों को ले लेता हूँ। डॉलर इमेज नेम के नाम से एक ले लेता हूँ इक्वल्स टू, ये मुझे मिलेगा $_फाइल्स। अच्छा, ये चीज भी कब हो, जब जब मेरी एम्प्टी जब मेरी एम्प्टी फाइल ना हो, जब मेरी एम्प्टी फाइल ना हो, बाकी नहीं। अपलोडिंग का काम मैं जब करूंगा ना, अभी तो मैं सिर्फ वेरिएबल ले लेता हूँ, क्योंकि वैल्यूज आएंगी ये चेक करूंगा कब, मैं वैल्यूज के बाद में। तो पहले वैल्यूज को गेट कर लेते हैं। तो डॉलर इमेज नेम इक्वल्स टू $_फाइल्स स्क्वायर ब्रैकेट्स, मेरे की का नाम क्या था, पी इमेज, उसके अंदर मेरे उस की का नाम क्या है जो इस एरे में है, यानी मेरे फाइल्स में है, नेम। ऐसा ही है, मेरे की का नाम क्या होता है, नेम, जिसमें मेरे इमेज का नाम आता है, जिसमें मेरे इमेज का नाम आता है, उस की का नाम है नेम। दूसरी चीज जो चाहिए मुझे, टीएमपी नेम। क्या चाहिए मुझे, टीएमपी नेम। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, टीएमपी नेम। मैंने वेरिएबल भी उसी नाम से बनाया जिस नाम से मेरा की है। सही है, मैंने उसी नाम से वेरिएबल बनाया है। तीसरी चीज, मैं यहाँ पे वेरिएबल के साथ स्टोर करा लूंगा मेरी डायरेक्टरी, मेरी डायरेक्टरी यानी अपलोड डायरेक्टरी। तो अपलोड dir, अपलोड डायरेक्टरी। और अपलोड डायरेक्टरी का मैं पूरा पाथ दे दूंगा, अपलोड डायरेक्टरी का मैं पूरा पाथ दे दूंगा कि मैं अभी जिस फाइल में हूँ एड प्रोडक्ट्स के, वहां से वो जाएगा एसेट्स में। सही है, उसके बाद जाएगा वो इमेजेस में, देन इमेजेस के बाद प्रोडक्ट्स में, देन प्रोडक्ट्स में। और ये प्रोडक्ट्स भी एक फोल्डर है। उसके बाद आपको ये स्लैश लगाना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आपको फाइल का नाम देना है, और फाइल का नाम अभी हमने जनरेट नहीं किया। फाइल का नाम हम खुद से जनरेट करेंगे, ताकि यूनिक जनरेट हो, ताकि यूनिक नेम जनरेट हो हर दफा, ताकि अगर एक ही इमेज को दोबारा आप अपलोड कर दो या सेम नेम की इमेज को दोबारा अपलोड कर दो तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, रिप्लेस नहीं होनी चाहिए। तो हम इमेज को भी डुप्लीकेट से बचाने के लिए यूनिक नेम ही जनरेट करेंगे खुद से। तो मैंने डायरेक्टरी बता दी इसको, नेम ले लिया, टीएमपी नेम ले लिया। अब इसके आगे का काम करते हैं, किस तरह करेंगे हम, कि मैं यहाँ पे सबसे पहले पूछूंगा कि भाई इफ जो वैल्यू आ रही है, एम्प्टी में चेक करूंगा कि जो वैल्यू आ रही है किसके अंदर, इमेज नेम में, यानी मेरी इमेज नेम का जो वेरिएबल है वो एम्प्टी तो नहीं है, यानी नॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं होगा तो पहला कर्ली ब्रैकेट चलेगा, क्योंकि मैंने लगाया नॉट एम्प्टी। तो नॉट एम्प्टी का मतलब है अगर वो एम्प्टी नहीं हुआ तो पहला कर्ली ब्रैकेट चलेगा, और अगर एम्प्टी हुआ तो एल्स चलेगा। सही है, तो अब मैं अपने नॉट एम्प्टी पर आगे का काम करूंगा। मैं इसको एक नाम क्रिएट करके दूंगा कि भाई नाम क्रिएट करना है, तो उस नाम क्रिएट करने से पहले मुझे इसका एक्सटेंशन चाहिए। मुझे इसका, इस इमेज का, जो भी इमेज अपलोड हुई है उसका क्या क्या चाहिए, एक्सटेंशन, ताकि मैं उस नाम के साथ एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा ना। जब मैं एक नाम क्रिएट कर रहा हूँ तो वो उस नाम का एक्सटेंशन तो बिल्कुल वही होना चाहिए जो इमेज का एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन मुझे पहले गेट करना होगा, वो एक्सटेंशन मुझे गेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे $_ext एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें मैं एक्सटेंशन को गेट करके स्टोर कराऊंगा। और गेट करने के लिए मेरे पास तरीका क्या है, मेरे पास है पाथ इन्फो, एक मेरे पास मेथड है पाथ इन्फो का। ओवर करके देख लेते हैं क्या कर रही है, रिटर्न्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फाइल पाथ। उस फाइल पाथ की इंफॉर्मेशन आपके पास रिटर्न करता है ये मेथड। उसमें से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पहले अपने प्रोडक्ट इमेज, यानी जो मेरा इमेज नेम है वो रखूंगा। और वो रखने के बाद मैं यहाँ पे इसको बता दूंगा कि भाई पाथ इन्फो एक्सटेंशन कहाँ गया, ये रहा। कि मुझे जो ये पाथ दिया है मैंने तुम्हें, उसकी क्या चीज चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए। जो पाथ इन्फो ये फ्लैग कहलाता है, जो बेसिकली अगर आपको किसी वेरिएबल में कोई काम करना है और वो काम ऑलरेडी प्री बिल्ड है पीएचपी में, तो वो जो प्री बिल्ड वर्क है वो फ्लैग में स्टोर हुआ हुआ है। तो मैंने इसको पाथ दिया इमेज नेम का, और उसमें मैंने एक प्री बिल्ड फ्लैग बता दिया कि भाई ये जो फ्लैग है ये मुझे क्या चाहिए, मुझे इस जो नेम मैंने दिया, जो पाथ मैंने दिया उसका एक्सटेंशन चाहिए। और सबको पता है एक्सटेंशन जो है वो डॉट के बाद से शुरू होता है, वो डॉट के बाद से शुरू होता है। तो ये उसी एक्सटेंशन को उठाएगा जो भी डॉट के बाद होगा, और किस में स्टोर कर देगा, इमेज एक्सटेंशन में स्टोर कर देगा।
मेरा एक्सटेंशन आ गया। अब मैं अपना न्यू फाइल नेम बनाऊंगा, जो कि क्या होगा, किस तरह बनेगा, डॉलर न्यू इमेज नेम। एक वेरिएबल बनाया डॉलर न्यू इमेज नेम। अब नया इमेज का नाम बना रहा हूँ, वो इमेज का नाम किस तरह बनाऊंगा। मेरे पास एक मेथड होता है यूनिक आईडी का। मेरे पास एक मेथड होता है यूनिक आईडी का। मैं इसमें पहले मुझे देना है प्रीफिक्स। क्या देना है, प्रीफिक्स। कि भाई इस आईडी से पहले अगर आपको कोई प्रीफिक्स लगाना है तो आप लगा सकते हो। तो मैं बोलूंगा भाई इस आईडी से पहले जो प्रीफिक्स लगाओ वो PRD_, PRD_, ताकि पता चले ये इमेज जो है वो प्रोडक्ट की। अब हर इमेज के अंदर पहले लिखा होगा PRD_, और बाद में एक यूनिक आईडी स्टोर हो जाएगी, एक यूनिक आईडी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। अब आगे मैं बुलियन में वो पूछ रहा है भाई मोर एंट्रोपी तो फॉल्स। मैं इसको बोल दूंगा भाई ट्रू। कि भाई अब इसके अंदर जो भी यूनिक आईडी है वो इसके साथ क्या कर दो, ऐड कर दो। अब हर इमेज में क्या करेगा ये PRD_, और उसके साथ एक यूनिक आईडी ऐड कर देगा, एक यूनिक आईडी ऐड कर देगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक नेम बना। मुझे इमेज का जो नेम होता है जिससे मैं अपने SRC में भी जो कॉल कराता हूँ, वो इमेज के नाम के साथ एक्सटेंशन भी प्रिंट हुआ होता है, जब भी तो वो फाइल आती है और सही चलती है। अभी तो मैंने क्या क्रिएट किया, सिर्फ इमेज का नाम क्रिएट किया है। मुझे इसके साथ एक्सटेंशन को भी जोड़ना होगा, मुझे इसके साथ एक्सटेंशन को भी जोड़ना होगा। तो उसको जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डॉट लगाऊंगा, यानी कॉन्केटिनेट। एक्सटेंशन और नेम के बीच में क्या होता है, एक क्या होता है, डॉट। नेम और एक्सटेंशन के बीच में क्या होता है, डॉट। तो वो डॉट लगाया मैंने। ये दूसरा कॉन्केटिनेट। अब जो एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे निकाला है उस एक्सटेंशन को मैं यहाँ पे आगे प्रिंट कर दूंगा। अब ये मेरा एक पूरा इमेज का नाम बन गया, जिसमें ये मेरा इमेज का नाम है, डॉट, और PNG JPG जो भी होगा वो यहाँ पे आगे प्रिंट कर देगा। तो एक पूरा इमेज का नाम खुद से क्रिएट करेगा ये खुद, और स्टोर कहाँ करेगा, न्यू इमेज नेम में। स्टोर कहाँ करेगा, न्यू इमेज नेम में। यहां तक चीजें क्लियर है। अब यहां पे मेरे बात खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे अब अपलोड डायरेक्टरी तो है, लेकिन अपलोडिंग पाथ जहां पे मेरी चीज अपलोड होनी है, तो अपलोडिंग पाथ कहाँ है, ये मेरा डायरेक्टरीज। और इस स्लैश के बाद मुझे अपना इमेज का नाम रखना है। इमेज का क्या रखना है, अपना नाम रखना है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा अपलोड पाथ के नाम से। उसके अंदर बस इन दोनों चीजों को जोड़ दूंगा। कैसे, डॉलर अपलोड डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी के अंदर डॉट कंकेटिनेट मेरे न्यू इमेज का नाम। अब अगर इसको जोड़ें तो ये जो इमेज का नाम क्रिएट होगा वो इस स्लैश के बाद लग जाएगा। उसी जगह पे मेरी इमेज जाके स्टोर होगी, उसी जगह पे मेरी इमेज जाके स्टोर होगी। तो मेरा पाथ भी क्रिएट हो चुका है। अब बस मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे इसको मूव कराना है। मुझे क्या कराना है, इसको मूव कराना है कि भाई मेरे फोल्डर में चले जाओ। क्योंकि इमेज अपलोड करने में हमें दो काम करने होते हैं। एक, जो इमेज अपलोड हुई है उसको अपने डायरेक्टरी के फोल्डर में भेजना होता है। दूसरा, जो इमेज का नाम आपने क्रिएट किया है या जो इमेज का नाम है वो आपको अपने टेबल में भेजना होता है, ताकि आप उसको बाद में इस्तेमाल कर सको। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मूव अपलोडेड फाइल का मेरे पास यहाँ पे मेथड बना हुआ है, सब इस्तेमाल कर चुके हैं पहले। मुझे पहली चीज चाहिए कि कहाँ से फाइल आ रही है। तो फाइल कहाँ से आ रही है, मेरे TMP नेम से आ रही है। तो डॉलर TMP नेम, कॉमा, कहाँ जा रही है, मेरे अपलोड पाथ में जा रही है, इस इमेज के नाम के साथ। ये वाली लाइन से मेरी इमेज चली गई कहाँ, मेरे पाथ में चली गई। ठीक है। अदरवाइज मैं चाहता हूं एल्स में क्या हो, एल्स डॉलर न्यू नेम है ना, ये वेरिएबल, क्योंकि ये सारा काम जो हुआ है वो सिर्फ इस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए और इसमें अपलोड करने के लिए हुआ है, ऐसा ही है। इमेज का नाम ये बन गया ना। तब डेटाबेस में मैं इमेज अपलोड करूं या नहीं करूं, कोई तो वैल्यू भेजनी है मुझे, कोई तो वैल्यू भेजनी है मुझे, वेरिएबल चाहिए। अब ये वेरिएबल तो तभी बनेगा जब ये वाला इफ चलेगा, यानी अगर एम्प्टी नहीं हुई, अगर किसी ने एम्प्टी यानी इमेज की अपलोड किए बगैर फॉर्म फिल कर दिया फिर, तो भाई मैं वेरिएबल बनाऊंगा, लेकिन एम्प्टी वेरिएबल बनाऊंगा, ताकि यही नेम से वेरिएबल मैं अपने टेबल में भेज सकूं। अब अगर इमेज हुई तो ये सारा काम होगा,
और अगर इमेज नहीं हुई तो सिर्फ वेरिएबल बनेगा खाली वाला। सही है। तो टेबल में जाने के लिए मेरे पास हमेशा ये दोनों वेरिएबल मौजूद होंगे, डॉलर न्यू इमेज नेम। अगर इमेज होगी तो विद नेम के साथ होगा, और अगर इमेज नहीं हुई तो खाली होगा। तो ये मैंने एफ एस कर दिया। अब ये इमेज का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं करता हूँ अपना इंसर्ट का काम। फॉर इंसर्ट डेटा। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, अपनी स्टेटमेंट को क्रिएट करूंगा। तो डॉलर एस टी एम टी इक्वल टू वेरिएबल बना स्टेटमेंट का, जिसमें मैं डॉलर कॉन प्रिपेयर अपने स्टेटमेंट को प्रिपेयर करूंगा। और प्रिपेयर करने के लिए इंसर्ट इनटू टीबीएल प्रोडक्ट्स, इंसर्ट इनटू टीबीएल प्रोडक्ट्स। कॉलम के नाम मुझे यहाँ पे देने होंगे। मेरे पास एक पी नेम है, कॉमा पी प्राइस है, कॉमा पी डिस्क्रिप्शन है, कॉमा पी क्या था, कैटेगरी है, नहीं ये कैटेगरी नहीं है, पी इमेज है। मैं जो कॉलम्स के नाम मैंने वहां दिए हुए हैं वो सारे दे रहा हूँ। पी इमेज है, कॉमा, और लास्ट में मेरे पास कैट आईडी है। कॉलम के नाम एक दफा फिर से देख लेते हैं। पी अंडर स्कोर नेम, पी अंडर स्कोर प्राइस अंडर स्कोर है, तो इनके साथ मैं अंडर स्कोर लगा देता हूँ। और सेकंड लेटर भी स्मॉल ही है। पी अंडर स्कोर नेम, पी अंडर स्कोर प्राइस। कॉलम के नाम आपके बिल्कुल सेम होने चाहिए जो कि आपने वहां रखे हैं, पी अंडर स्कोर इमेज, और लास्ट में कैट आईडी। मेरे कॉलम्स के नाम आ गए। अब वैल्यूज जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैं किस में ऐड करूंगा, क्वेश्चन मार्क में। तो कितने क्वेश्चन मार्क ऐड करने हैं मुझे, 1 2 3 4 5। तो 5 क्वेश्चन मार्क विद कॉमास, 2 3 4 5। 5 क्वेश्चन मार्क्स मैंने क्या कर दिए अपने, ऐड कर दिया, जिसके अंदर वैल्यूज में कहाँ पे दूंगा, बाइंड पैरम में। वैल्यूज कब दूंगा, बाइंड पैरम में। स्टेटमेंट मेरी क्रिएट हो गई है। अब आ जाता हूं मैं अपने बाइंड पैरम पर। तो डॉलर एस टी एम टी एरो बाइंड पैरम। अब मैं पैरम्स को बाइंड कर रहा हूँ। पैरम बाइंड करने के लिए पहले आपको टाइप बतानी है और फिर वेरिएबल्स। तो टाइप सीक्वेंस से बतानी है, जो सीक्वेंस है मेरे क्वेश्चन मार्क्स की। पहला पी नेम जो है, पहला जो क्वेश्चन मार्क है वो उसमें स्ट्रिंग आएगी। दूसरा क्वेश्चन मार्क जो है उसमें इंटीजर आएगा। तीसरा क्वेश्चन मार्क जो है उसमें स्ट्रिंग आएगी। चौथा जो क्वेश्चन मार्क है उसमें भी स्ट्रिंग आएगी। और पांचवा जो क्वेश्चन मार्क है उसमें इंटीजर आएगा। तो वही सीक्वेंस रखनी है जो सीक्वेंस आपकी क्वेश्चन मार्क्स की है। और क्वेश्चन मार्क की सीक्वेंस इसके हिसाब से। सही है, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। अब आगे कॉमा देके इसी सीक्वेंस में अपने वेरिएबल रखोगे। पहले स्ट्रिंग कौन सी है, डॉलर पी नेम वाले वेरिएबल, कॉमा। दूसरा क्या चाहिए मुझे, प्राइस। अब देखो यहाँ पे जबकि कैटेगरी है, मैं कैटेगरी नहीं लूंगा, मैं इस सीक्वेंस में चलूंगा। मुझे दूसरी चीज में क्या चाहिए, डॉलर पी प्राइस। जब भी मैंने यहाँ पे एस के बाद दूसरी चीज क्या रखी है, आई, यानी इंटीजर है वैल्यू। वैल्यू क्या है, इंटीजर है। प्राइस आ गई। फिर तीसरी चीज मुझे क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन। पी डी एस सी वेरिएबल का नाम है, डॉलर पी डी एस सी, कॉमा। इसके बाद फिर क्या चाहिए मुझे, पी इमेज। अब मेरे पास इमेज का वेरिएबल कौन सा बना हुआ है, ये वाला। तो इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे रखूंगा। अब सीधी सी बात है, अगर इमेज अपलोड हुई तो नाम क्रिएट होने के बाद आएगा, और अगर इमेज अपलोड नहीं हुई तो खाली आएगा। लेकिन वैल्यू जाएगी, वेरिएबल मिलना चाहिए। डायनेमिक के लिए आपको वेरिएबल देना जरूरी है, स्टैटिक कोई चीज नहीं दे सकते। लास्ट चीज जो रह गई वो मेरी इंटीजर है, जो कि क्या है, कैट आईडी। और कैट आईडी कहाँ से आ रही है, पी कैटेगरी से। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मेरे पास बाइंड पैरम हो गया। अब जब मेरे पास क्यूरी चल जाए क्या हो, मैं यहाँ पे एफ लगाता हूँ, डॉलर एस टी एम टी। इसको मैं पहले चला भी देता हूँ, एग्जीक्यूट। क्या हो जाए ये, एग्जीक्यूट हो जाए। सॉरी, मैंने एरो लगाना भूल गया। एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट होने पे यहाँ पे एक एको चले, और एको में मैं स्क्रिप्ट लगाता हूँ। स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज, यहाँ पे टर्मिनेट है ताकि एरर खत्म हो। उसके अंदर अलर्ट, और अलर्ट में मैं लिखूंगा भाई प्रोडक्ट एट सक्सेसफुली, प्रोडक्ट एट सक्सेसफुली। और दूसरा लिखूंगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट
href इक्वल्स टू, मुझे इसको कहाँ भेजना है, ऐड होने के बाद यहाँ ये कहाँ चले आए, प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी पे चले आए भाई, प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी। मेरा इंसर्ट डेटा का काम हो चुका है। एक दफा फिर से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड पे एफ किया, देन 4 वैल्यूज को सीधे सीधे मैंने अपलोड किया। फिर इमेज अपलोडिंग के काम में मैंने पहले इमेज का नाम लिया, पीएमपी नेम लिया, उसके बाद अपलोडिंग डायरेक्टरी जहाँ पे उसको अपलोड कराना है वो डायरेक्टरी का वेरिएबल बना लिया। फिर एक इमेज का नाम खुद क्रिएट करने के लिए एक्सटेंशन बनाया जो कि पाथ इन्फो के जरिए लिया मैंने। फिर एक नया नाम बनाया यूनिक आईडी के थ्रू, जिसमें इमेज एक्सटेंशन मैंने साथ ऐड करा दिया, और एक अपलोडिंग पाथ क्रिएट कर दिया डायरेक्टरी और नया इमेज के नाम को मिला के, और फाइल को क्या कर दिया, अपलोड अपनी डायरेक्टरी में। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल जब भी बनाया, अगर फाइल अपलोड ना हो तो ब्लैंक वेरिएबल हो, अपने इंसर्ट का काम किया, स्टेटमेंट क्रिएट करी जिसमें प्रिपेयर स्टेटमेंट यानी अपनी क्यूरी लिखी, बाइंड पैराम के थ्रू मैंने पैरामीटर्स ऐड करे, और लास्ट में मैंने उस जो भी स्टेटमेंट बनी है उसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट चला दिया, जो कि रिटर्न मुझे क्या कर रहा है, बूल, यानी ट्रू या फॉल्स। ट्रू होगा तो ये स्क्रिप्ट चलेगी, फॉल्स होगा तो एरर आएगा, वरना तो कुछ नहीं आएगा। मैं यहाँ पे एरर भी प्रिंट करवा सकता हूँ एल्स में कि भाई प्रोडक्ट नॉट एडेड या कुछ भी, एरर टू प्रोडक्ट ऐड। तो यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, अब इसको ऐड करते हैं, देखते हैं हमारा प्रोडक्ट ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास पहला प्रोडक्ट रख लेते हैं हम, लाइक बनाना। मेरा प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट हो गया बनाना। कैटेगरी ये बेसिकली फ्रूट्स है, कैटेगरी फ्रूट्स की है। प्राइस रख लेते हैं 200, सही है, प्राइस 200 रख लेते हैं। इमेज के लिए मैंने एक डाउनलोड में एक फोल्डर बनाया हुआ था पहले, जिसमें मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स, हाँ देखें, फलों की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे स्टोर कराई हुई हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं ये वाला बनाना ले लेता हूँ जो मैंने इमेज ली हुई है। ओपन करते हैं, देखें मैं डाउनलोड के फोल्डर में हूँ, ना कि मैं अपनी डायरेक्टरी में। ओपन कर लेते हैं, इमेज बनाना डॉट जेपीजी आ गई है, और डिस्क्रिप्शन, वी हैव वेरी ऑर्गेनिक एंड फ्रेश बनानास। सही है, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है। चलें सबमिट करते हैं, देखते हैं सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा। प्रोडक्ट ऐड सक्सेसफुली, मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया। चेक करते हैं भाई, मैं प्रोडक्ट के पेज पे भी आ गया। अब मैंने फैच का काम तो नहीं किया, दो चीजें अब चेक करनी है, क्या मेरी इमेज मेरे डायरेक्टरी में गई, चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एसेट्स इमेजेस, ये मेरा प्रोडक्ट का फोल्डर, प्रोडक्ट से फोल्डर में मेरे पास इमेज यहाँ पर नहीं आई है, इमेज मेरे पास यहाँ पर नहीं आई है, तो देखेंगे क्या एरर है। अच्छा, दूसरी चीज, मैं अपने टेबल में आगे चेक करता हूँ क्या टेबल में मेरे पास इमेज आ गई है। ब्राउज पे आते हैं, तो देख सकते हैं मेरे पास इमेज यहाँ पर तो आ रही है, इमेज का नाम यहाँ पर तो आया है, लेकिन वो इमेज मेरे डायरेक्टरी में नहीं गई। तो इमेज का नाम सही क्रिएट हुआ है, इमेज अपलोड भी सही हुई है, देखें हर इमेज से पहले PRD अंडरस्कोर लिखा हुआ है, सही है। अब डायरेक्टरी को चेक करते हैं कि मेरे डायरेक्टरी में क्या एरर आया है। अपलोडिंग डायरेक्टरी की बात करें तो मैं हूँ ऐड प्रोडक्ट्स पर, यहाँ से मेरा ऐड प्रोडक्ट कहाँ गया, ये रहा। ऐड प्रोडक्ट से डायरेक्ट में गया एसेट्स में, एसेट्स के बाद इमेजेस, इमेजेस के बाद प्रोडक्ट्स। ये इशू है क्योंकि यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक, फोल्डर का नाम गलत लिखा हुआ है। फोल्डर का नाम क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो मैं फोल्डर का नाम चेंज कर दूंगा, प्रोडक्ट्स। अभी मेरा फोल्डर का नाम सही हो गया, सही है। देखते हैं, ये वाली एंट्री को आप रखना चाहो रखो, डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो, मैं डिलीट कर देता हूँ। सही है, डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पर दोबारा आया, रिफ्रेश किया, ऐड पे क्लिक किया, फॉर्म पर आ गया मैं। बनाना को ही ऐड करते हैं, कैटेगरी फ्रूट्स की है, प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो 200 है। इमेज में वही वाले ले लेता हूँ, ओपन, डिस्क्रिप्शन, वी हैव ऑर्गेनिक एंड फ्रेश बनानास। सबमिट करते हैं, प्रोडक्ट ऐड सक्सेसफुली। टेबल में चेक करते हैं क्या डेटा आया, हाँ डेटा आया, और देखो इस दफा को यूनिक आईडी के साथ आया, इस दफा यूनिक आईडी के साथ आया, PRD उसके पीछे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आके देखते हैं इमेजेस के अंदर प्रोडक्ट्स में मेरे पास फाइल आ रही है, तो देखो मेरे पास वही फाइल यहाँ पर, आइए क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे प्रोडक्ट्स की फाइल आ चुकी है, जिसका नाम वही नाम है जो कि मेरे
टेबल में गया है, ताकि मैं इसी डायरेक्टरी से अपनी इमेज को दोबारा से कॉल करवा सकूं। तो मेरा इंसर्ट का काम प्रॉपर तौर पे कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने कैटेगरीज की टेबल से कैटेगरी ऐड करवाई है अपने ऑप्शंस में, यानी सेलेक्ट में, ड्रॉप डाउन में, और उसके बाद प्रोडक्ट को ऐड कराया है। अच्छा, ये करने का फायदा क्या हुआ, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कैट आईडी में 5 आ रहा है, और 5 का कलर चेंज है, ब्लू है, क्योंकि फॉरेन की लगी हुई है। होवर करता हूँ, मुझे ये देखना है ये बनाना कौन सी कैटेगरी है, बनाना कौन सी कैटेगरी है, तो मैं होवर करता हूँ तो देखो ये क्या बता रहा है, कौन सी कैटेगरी है, फ्रूट्स की कैटेगरी है। ये चीज से करने का मकसद कि जब आप वेजिटेबल बनाना, वो वेजिटेबल फ्रूट्स या बेवरेज या जो भी कैटेगरी आप ऐड करो, उसकी आईडी यहाँ पे आएगी, और ये आईडी डायरेक्टली कनेक्ट किससे होगी, मेरी कैटेगरी से कनेक्ट होगी, जिसको आप बाद में सर्च सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हो फॉरेन की मदद से इनर जॉइन के साथ। तो जहां तक अभी तक हम काम कर चुके हैं, इसको साथ साथ करते रहो, ताकि कोई भी इशू आए तो उस हैंड टू हैंड सॉल्व होता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसमें डेटा को फैच करेंगे, और डेटा को फैच करने के साथ साथ फिर हम इसके अंदर अपडेट और डिलीट का काम भी करेंगे। ठीक है।